नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन कराया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई प्राथमिक सदस्यता। तो पूर्व मंत्री नरेंद्र यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। मनीष त्रिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो चुनावी माहौल और इस माहौल में लगातार दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन कराया। तो लगातार एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं, जहां कई ऐसे विपक्षी नेता जो अब बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां इन तमाम नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। तो के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन कराया। इसके साथ ही कई अन्य नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री नरेंद्र यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। तो मनीष त्रिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका, एक के बाद एक, सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार झटके मिल रहे हैं। तो एक तरफ निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, चुनाव प्रचार तेज हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो अब बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मनीष त्रिवेदी समेत कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, जहां एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अब बीजेपी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। कमान खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं संभाल रखी। जिससे कि 2022 का चुनाव था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी चेयरमैन बनाए गए थे ज्वाइनिंग कमेटी के, और जयशंकर सिंह उसके सदस्य। लगातार हमने देखा अब हम निकाय चुनाव की बात करेंगे तो लगातार ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी अब उठा रखी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है उसको बढ़ाया जाए। हमने देखा किस तरीके से पहले कांग्रेस की, फिर समाजवादी पार्टी की, और आज के सचान जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मोनिका यादव हैं, सचिन यादव हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी का थामा है। साथ ही साथ जिस तरह से योगी मोदी की जो विकास की धारा है, उसके किस तरह से जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इसके देखते हमने देखा था मोनीष त्रिवेदी जो कि टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का अपने समर्थक के साथ दामन थामा है। तो जिस तरीके से एक तरफ देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्री और संगठन के लोग जिस तरीके से प्रचार के में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार कमान संभाल रखी है, वहीं डिप्टी सीएम प्रचार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को किस तरह और मजबूत किया जाए, किस तरह से विपक्षी नेताओं को लाया जाए, उसकी भी कमान संभालते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि कल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ज्वाइन किया था, और ऐसे 12 प्रत्याशी थे जिनको टिकट दे चुके थे, पार्षदी का टिकट मिला था, उन्होंने टिकट मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिया था। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी काम करती नजर आ रही है। जिस तरीके से निकाय चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, हमने देखा था कि जिस तरीके से कुनबे बढ़ाने की तैयारी की गई थी, भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल बनाने, पक्ष बनाने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं जरूर आपको सार्थक नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो रणनीति है, जो अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पर वहीं अगर बात करेंगे कि जो अपने लोग हैं जिन्होंने बगावत की थी या जिनको टिकट न मिलने के बाद आपने बाहर के रास्ते दिखाया, तो दोनों में कैसे समन्वय बैठाना होगा, इसको लेके भी कोई ना कोई रणनीति बनानी होगी। अगर रणनीति नहीं बनाते हैं तो देखना होगा कि निकाय चुनाव में कितनी कारगर होती है रणनीति। और अगर आप उनको दोनों मना लेते हैं तो निश्चित तौर पर 2024 के लिए आपके पास एक बड़ी मजबूत टीम होगी, जो कि
जमीनी स्तर पर होगी और साथ ही साथ आपको लग सकती है जो आगे समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो संपूर्ण कमल खिलाने का जो उद्देश्य है उसमें सफलता प्राप्त करते हुए पा सकते हैं। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए मनीष, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें हर दिन आ रही है, कहीं ना कहीं देखिए सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनको झटका लग रहा है और जनता के बीच एक बड़ा संदेश भी जाता हुआ नजर आ रहा है कि जब पार्टी छोड़कर अपने ही नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका असर निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से देखिए एक 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 पूरा होता है परसेप्शन बनाने की तैयारी की जाती है और चुनाव जब आप देखेंगे तो जब चुनाव प्रचार पे आता है और जब आप रणनीतियां बनाते हैं, आप प्रचार प्रसार में आते हैं तो एक परसेप्शन की बात होती है, पूरी परसेप्शन के ऊपर गेम होता है। शायद भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ जानती है और यही परसेप्शन बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माहौल में पूरी चीज़ें हैं। हमने देखा था किस तरीके से चाहे कांग्रेस के वो प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रत्याशियत छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के दामन थाना, वही हमने देखा कि किस तरीके से के सचान भारतीय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी से समय तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जो टीम है, अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम करती नजर आ रही है। साफ संदेश जाता है विपक्ष में कि आपके जो नेता हैं जिनको टिकट मिल चुका है वो अपना टिकट छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, तो कहीं ना कहीं जो उनकी विकास की जो रणनीति है, जो योगी मॉडल कह रहे हैं या मोदी योगी डबल इंजन के जो फायदे हैं वो शायद आप जनता तक सीधे तौर पर पहुंचाएंगे। और प्रचार के समय ये चीज़ें बड़ी रणनीति के तहत काम आती है कि आपको पता होता है कि आप जब आप क्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं कि आपके फलाने नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिनके जो पहले आप दूसरे पक्ष के लिए वोट मांगते थे, तो कहीं ना कहीं जब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगेंगे तो एक माहौल बनेगा और इस माहौल को कितना फायदा उठा सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये आने वाले वक्त यानी कि 13 मई को जरूर पता चल जाएगा। जी मनीष, इसके साथ ही साथ देखिए एक तरफ संदेश तो जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन तमाम विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव को अगर गौर करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि आपके खुद की पार्टी के कई ऐसे नेता जो नाराज हो रहे हैं, बागी हो जा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की बजाय आप तमाम विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को शामिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही पार्टी में आपके कार्यकर्ताओं की अहमियत नहीं है। देखिए निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला था जब प्रत्याशियों के चयन की सूची जब जारी की गई थी, तो कहीं ना कहीं चाहे पहला चरण चाहे दूसरा चरण हो, उसमें हमने देखा था कि उसमें बगावत सुर दिखे थे। पर डैमेज कंट्रोल को लेकर खुद प्रदेश अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी क्षेत्र के विधायक और सांसदों को बुलाया गया था। उसमें निर्णय लिया गया था कि बागी जो लोगों के थे उनको मना के बैठाने की कोशिश की गई थी और काफ़ी हद तक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में कामयाब भी रही है। कई लोग थे जो उन्नाव के हमने देखा था 6 कार्यकर्ता थे जो नहीं माने थे, उनको बाहर के रास्ते में दिखाया गया, तो अनुशासनहीनता के चलते उनको बाहर भी दिखाया गया। तो अपनी स्ट्रेटजी भी काम कर रही है। साफ है कि आप अगर पार्टी के साथ हैं, पार्टी की विचारधारा के साथ हैं और आप देखते हैं कि विकास के मुद्दे के साथ जुड़े, तो आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। जो भी अगर आप स्वागत के काबिल तो वो आप सामने देख सकते हैं। आज हमने ब्रजेश पाठक से भी ये पूछा था कि अखिलेश यादव तमाम आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की वो अपने ऊपर गैर नहीं देती, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बाहर निकलेंगे, जब वो प्रचार प्रसार में जब जमीनी हकीकत देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है। AC यानी कि वातावरण रूम में बैठ के और राजनीति नहीं की जाती, उसके लिए आपको निकलना पड़ता है। ये शायद उनका कहना है इस संदर्भ में भी कि हाँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के और लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं विपक्ष आपको कहीं ना कहीं मायूस करता है। ना कांग्रेस के आपको बड़े नेता दिखते हैं, आपको प्रचार प्रसार में दिख रहे हैं, ना बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो आपको कहीं दिखती हैं, न सतीश चंद्र मिश्रा दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक तरीके से सोशल मीडिया पे और खाली अखिलेश यादव के साथ होगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर जरूर नजर आता है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के सामने, और शायद यही रणनीति रही है, यही रणनीति रहती है भारतीय जनता पार्टी। मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम सचिवान नरेंद्र यादव का स्वागत करते हैं। नरेंद्र यादव 7 बार विधायक रहे हैं। सभी लोगों को निकाय चुनाव में लग जाना है, निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमें जनता के बीच रहना है, विकास करना है। और इस बीच हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कि किस तरीके से आज तमाम विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। ये तस्वीरें भी इस वक्त की दिखा रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज लखनऊ मेट्रो से प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ स्टेशन तक यात्रा। आज शाम 5 बजे अखिलेश यादव मेट्रो में सवार होंगे। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। गोमती रिवर फ्रंट के पास प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। लोगों को सपा के विकास कार्यों के बारे में बताएंगे अखिलेश। तो निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई है और चुनाव प्रचार भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अखिलेश यादव मेट्रो का सफर करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। लोगों को सपा के विकास कार्यों के बारे में भी बताएंगे अखिलेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस दौरान। तो आज लखनऊ मेट्रो से प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ स्टेशन तक यात्रा। तो शाम 5 बजे अखिलेश यादव मेट्रो में सवार होंगे और इस दौरान चुनाव प्रचार मेट्रो के माध्यम से करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं गोमती रिवर फ्रंट के पास प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव और इस दौरान समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कार्य किया है उसके बारे में बताएंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो शाम 5 बजे अखिलेश यादव का ये चुनाव प्रचार रहने वाला है, जहां मेट्रो में सवार होकर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का ये सफर होगा और इस दौरान समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कार्य किया है उसके बारे में बताएंगे। वहीं आज से खुलेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं दर्ज। परीक्षार्थी दर्ज करा सकते हैं परीक्षा परिणाम से जुड़ी शिकायतें। लखनऊ सहित सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो परीक्षार्थी दर्ज करा सकेंगे परीक्षा परिणाम से जुड़ी तमाम शिकायतें। इसके लिए अब से 5 क्षेत्रीय कार्यालयों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। यूपी में सभी जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बदायूं, जालौन, इटावा, कन्नौज, रामपुर में अलर्ट है। तो शाहजहांपुर, लखीमपुर में भी ओलावृष्टि का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। तो 6 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा तापमान। 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। तो मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। प्रदेश सरकार शीघ्र ला रही है नई सेतु नीति। पुल निर्माण के सभी प्रस्तावों को वरीयता क्रम में रखा जाएगा। अधिक आबादी वाले स्थानों पर पहले बनेंगे पुल। जमीन अधिग्रहण पर कम खर्च वाले स्थानों को मिलेगी तरजीह। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए, अन्य पुलों के निर्माण के लिए 1850 करोड़ का प्रावधान। तो अधिक आबादी वाली जगहों पर पहले पुल बनाए जाएंगे। तो जमीन अधिग्रहण पर कम खर्च वाले स्थान को वरीयता दी जाएगी। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए, तो अन्य पुलों के लिए 1850 करोड़ का प्रावधान। अब खबर प्रयागराज से है, जहां गुड्डू मुस्लिम की तलाश में दिल्ली पुलिस पहुंची। गुड्डू बमबाज की तलाश में पुलिस आई प्रयागराज। गुड्डू मुस्लिम के घर पर पुलिस ने नोटिस लगाया। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज है मुकदमा। आर्म्स एक्ट केस में गुड्डू मुस्लिम का होना है बयान। तो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है गुड्डू मुस्लिम। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम चल रहा है फरार। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज है मुकदमा। तो आर्म्स एक्ट केस में गुड्डू मुस्लिम का होना है बयान। वहीं यजदान बिल्डर्स पर एलडीए मेहरबान है। लोनर अफसर राम शंकर दे रहे हैं तारीख पर तारीख। तो यजदान के अवैध निर्माणों के मुकदमों पर दी जा रही है लगातार तारीख। अलाया अपार्टमेंट हादसे के बाद खोजे गए थे अवैध निर्माण। तो कमिश्नर ने दिए थे 1 महीने में कार्रवाई के निर्देश। पहले भी जोनल अफसर लगा चुके हैं सहयोग के आरोप।
तो किस तरह से अलाया अपार्टमेंट में जो हादसा हुआ, शायद ही कोई वो तस्वीर भूल पाया हो। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। प्रदेश के सांस्कृतिक विद्यालयों को जल्द मिलेंगे 1350 शिक्षक, 850 नए शिक्षक और 500 संविदा शिक्षकों की होगी बहाली। राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश। तो संस्कृत विद्यालयों को जल्द मिलेगी 1350 शिक्षक, 850 नए शिक्षक और 500 संविदा शिक्षकों की होगी बहाली। राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद जारी होंगे आदेश। तो प्रदेश के संस्कृत विद्यालय को जल्द मिलेगी 1350 नए शिक्षक। तो राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद जारी होंगे ये आदेश। अब खबर नोएडा से है, जहां जमानत पर छूटा अनिल दुजाना, कुख्यात गैंगस्टर ने बदमाश अनिल दुजाना पर कई राज्यों में दर्ज है 60 से ज्यादा केस। अनिल के बाहर आने से जिले में हलचल, अलर्ट मोड पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस। कुख्यात गैंगस्टर है अनिल दुजाना, जहां कई राज्यों में दर्ज है 60 से ज्यादा केस। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आपको दे दें। तेज बारिश से हुआ बड़ा हादसा, बहुमंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग की गिरी शटरिंग। तो शटरिंग गिरने से हुआ यह हादसा। काम कर रहे कई मजदूर गिरे गंभीर रूप से घायल। सेक्टर 64 स्थित बिल्डिंग की गिरी शटरिंग। तो थाना फेज 3 क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो तेज बारिश होने से यह बड़ा हादसा। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, अभी सबसे पहले स्थिति क्या कुछ वहां पर? देखिए, बड़ा हादसा सामने आ रहा है। जिस वक्त तेज बारिश होने के कारण जो है बहुमंजिला जो इमारत थी निर्माणाधीन, जो जिस पर काम चल रहा था, उस दौरान जो है सेटिंग गिर गई है। सेटिंग गिरने पर कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और दबे होने की भी आशंका बताई जा रही है। हालांकि मौके पर जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और जिस वक्त देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना देखी जा रही है। बिल्कुल निशांत, इसके साथ ही साथ अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कई मजदूर घायल हैं। अभी स्थिति क्या कंट्रोल में आ चुकी है? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि बड़ा हादसा है, एक बड़ी इमारत थी जिसमें बताया जा रहा है कि 30 से 35-40 मंजिला इमारत का ये काम चल रहा था और बिल्डिंग जो कंपनी फैक्ट्री का काम चल रहा था, ये सेक्टर 64 का इलाका है। जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जो गंभीर रूप से हालत जो है नाजुक बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि रेस्क्यू चल रहा है, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना बताई जा रही है। जिस वक्त देखा जाए कि बारिश होने के बाद ये हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं जो सेटरिंग थी, जो कहीं ना कहीं ये बहुमंजिला इमारत थी, उसकी सेटरिंग बंदी हुई थी और उसके बाद मजदूर जो काम कर रहे थे वो ऊपर से गिरते हैं, जिनके ऊपर सेटिंग गिरती है और कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा होता है। बिल्कुल निशांत, और ये बड़ा हादसा सामने आया है और किस तरीके से शटरिंग गिरने से कई मजदूर इस दौरान घायल हुए हैं। निशांत, इसके साथ ही साथ देखिए बारिश हो रही थी और इस दौरान भी मजदूर काम करने में लगे हुए थे। किस तरह की लापरवाही भी किसी तरीके के सामने आ सकती है इस दौरान? देखिए, अभी मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस के अधिकारी जो है जांच में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि लापरवाही बिल्डर की तरफ से हो, कंपनी ओनर की तरफ से हो, तो कहीं जांच का विषय है। जिस तरीके से देखा जाए फिलहाल में जो घायल हैं उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है निशांत, इसके साथ ही क्या मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं पूरी स्थिति का जायजा लेने? देखिए, मौके पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि जो सूचना अधिकारियों को मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बहुमंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग शटरिंग गिरने से यह हादसा हो गया है। इस दौरान कई मजदूर काम कर रहे थे और गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। सेक्टर 64 स्थित बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई है और ये बड़ा हादसा निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तमाम लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचने वाले हैं और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बहुमंजिला ये इमारत थी, निर्माणाधीन ये इमारत थी।
राजधानी में कम हुआ कोरोना का असर, पॉजिटिविटी रेट घटा तो कम हुई कोविड मरीजों की संख्या। शहर में अब कोरोना के 514 सक्रिय मामले तो पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 64 नए मरीज। तो लगातार कोरोना के अलग अलग मामले निकलकर सामने आ रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर लगातार एक के बाद एक कोरोना के मरीज मिल रहे थे। लेकिन थोड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में 64 नए मरीज मिले हैं। तो राजधानी में कम हुआ कोरोना का असर, ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा। अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, तो अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार चलाएगी अभियान। नगर निकायों में भी चलाया जाएगा ये अभियान। यूपी सरकार ने दिया सभी नगरीय निकायों को निर्देश, राज्य स्तरीय एंटी भू माफिया ट्रांसपोर्ट करेगी कार्रवाई। तो उपलब्ध कराई जाएगी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब पर कब्जे की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी जमीनों पर कब्जे की जानकारी। 2017 से लगातार चल रहा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, तो सरकारी संपत्तियों को कराया जा रहा कब्जा मुक्त। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर स्थानीय निवासियों की एंट्री बंद करने को लेकर बसंत कुंज एनक्लेव निवासियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी कॉलोनी जिसमें 15,000 लोग रहते हैं, उसमें मात्र 18 फुट की एंट्री है। 980 में से बसंत कुंज एनक्लेव की 3 एंट्री होती है, जिसको 2016 में नगर सेवक के कुछ शरारती तत्वों द्वारा बंद कर दिया गया। जो स्थिति है वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी द्वारा लगातार हमारे ऊपर इतना अन्याय किया जा रहा है। सबको पता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि बसंत कुंज एनक्लेव की केवल एक 18 फुट की एंट्री है। ऐसी स्थिति पे लगातार हम एमसीडी कमिश्नर को, एमसीडी के डीसी को और जितना भी स्थानीय प्रशासन है, पुलिस से, सबसे कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे एंट्री नहीं है और इस तरीके से इस पर ध्यान दिया जाए। अभी हमारे यहाँ सीवर का और उसका काम चल रहा है और ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस भी आके चली गई और फायर ब्रिगेड भी आके चली गई, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ की सुध नहीं ली। इसके लिए सारे जितने भी यहाँ के निवासी हैं, सब में बहुत भारी रोष। खबर मैनपुरी से, जहां पर नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं में मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों की शिकायत पर सैकड़ों लोग रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बताते चले कि नगर पंचायत वेबर के रामनगर वार्ड संख्या 8 में निकलने के लिए रास्ता न होने के कारण यहां के रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इस बार स्थानीय लोगों ने एकजुट होते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है। बहुत दिक्कत है, रास्ता है नहीं यहाँ जी। और हम डीएम साहब के पास गए थे रास्ता के लिए, तो 2 साल पहले गए थे, तो डीएम साहब ने आदेश किया था, बोला योग दे देना चेयरमैन को, आदेश आया था, फिर हमें बुलाया गया था जी। तो हम गए थे, तो बोला फौजी क्या होगा, मैंने देखो भाई रास्ता निकालो किसी तरीके से। तो इसने चेयरमैन ने ये कुछ नहीं किया। ये वहाँ से भी पूछा गया, 1-2 बार फोन आया मेरे पास डीएम ऑफिस से, मैंने बोला कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। हमारी मांग ये है कि हमें रास्ता चाहिए, बोर्ड मिलेगा। रास्ता नहीं तो बोर्ड नहीं है। बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, 10-10 एक महीना हो जाता है, जब बरसात होती है पानी भर जाता है। हाँ। बच्चे हमारे कमर से इतना डूब जाते हैं वहाँ पे, इसलिए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, 10 साल हो गए नगर पंचायत अध्यक्ष भाटिया साहब को हुए, और हमने कई बार शिकायत करके गए, उनसे कहा कि हमें भाई रास्ता चाहिए, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई। समलैंगिक विवाह का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है और इसी दौरान अचलताल के विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले तमाम हिंदूवादी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने समलैंगिकता के विरोध में ज्ञापन देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ है, लिहाजा हमने अपने इसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। हम समलैंगिक विवाह का पूरी तरह से विरोध करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है
और ये ज्ञापन इसके लिए था कि सुप्रीम कोर्ट में एक विषय चल रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के विषय में। देखिए, हम लोग भारत में जन्मे हैं, भारत एक आस्थावान देश है, हमारे सारे कर्म जीवन के वो आस्था से ही संचालित होते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की मान्यता है और उसमें विवाह को एक संस्कार माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। आज विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर के द्वारा और उसके साथ साथ शहर में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया गया है जो समलैंगिकी विषय के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है, समलैंगिकी विवाह को वैध किया जाए अथवा नहीं। हम सब लोगों की ये मांग है, सारे सामाजिक संगठनों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर ये मांग करता है महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से बात पहुंचे कि इस विषय को वैध करार ना दिया जाए। जी, मुख्य रूप से यहाँ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने इस काम को किया है और यहाँ हम सभी सामाजिक संस्थाओं को अपने साथ लिया है, क्योंकि ये सभी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे तभी इस काम को करने में हम लोग सफल होंगे। ये समलैंगिक विवाह जो कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, इस प्रकार की कोई पद्धति हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में, संस्कृति में रही ही नहीं है। इससे बच्चे सच्चाई तो ये है कि गलत दिशा में भटक रहे हैं और लाखों फॉलोअर्स भी बनते जा रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी मोटी कमाई